हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे आरपीएफ का 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रक्त और लौह की नीति ये जो है किसने अपनाई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने जो है सबसे पहले भारत में रक्त और लौह की नीति जो वो अपनाई थी। तो गयासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गयासुद्दीन बलबन जो है ये किस वंश से संबंधित है, तो ये जो आपके मामलुक वंश के जो है ये 9वें सुल्तान थे। तो गयासुद्दीन बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रो कबड्डी लीग 2023 का जो है विजेता जो है ये कौन रहा था। तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2023 की बात कर ले तो ये जो आपका 10वां संस्करण रहा था। और इसमें अगर फाइनल मुकाबले की बात कर ले तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2023-24 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें फाइनल मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने जो है हरियाणा स्टीलर्स को जो वो हरा दिया था। और कितने पॉइंट से जो वो हराया था, तो देखिए फाइनल मुकाबला में 28-25 से जो है ये हरियाणा स्टीलर्स को जो वो हरा दिया था। तो पुनेरी पल्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे उप विजेता पूछ लिया जाए कि उप विजेता कौन रहा था, तो ये आपका हरियाणा स्टीलर्स रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये जो है किस वर्ष में जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यंग इंडिया सोसाइटी को ही जो है ये आपका अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा जो है यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1904 में जो वो किया गया था। तो आपसे वर्ष पूछा गया था, तो 1904 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका यंग इंडिया सोसाइटी है ना, ये आपका किस प्रकार का संगठन है, तो ये जो आपका गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संगठन था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इसके लेखक कौन है। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये कहाँ पर लिखे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1944 में अप्रैल सितंबर महीने में अहमदनगर जेल में जो है इन्होंने ये पुस्तक जो वो लिखा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रितु नेगी इस खिलाड़ी का जो संबंध है ना, ये किस खेल से है। तो देखिए, अगर रितु नेगी की बात कर ले तो ये जो आपके एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी है। तो कबड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इनसे राज्य पूछ लिया जाए कि रितु नेगी जो है ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से जो ये बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विधवा पुनर्विवाह की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह संघ की जो स्थापना है ना, ये महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा 1861 में बॉम्बई में, यानी जो वर्तमान में आपका मुंबई हो गया है, यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना जो वो किया गया था। तो आपसे पूछा गया था कि किसने की थी। तो देखिए, महादेव गोविंद रनाड़े आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस वर्ष में किया गया था, तो ये आपका 1861 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका बॉम्बे में किया गया था। इसके अलावा अगर महादेव गोविंद रनाड़े की बात कर ले तो ये जो आपके एक प्रमुख समाज सुधारक भी थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है मैं पहले भी आपको जिक्र जो वो कर चुका हूं। तो 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में
10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और इसमें आपका पूछा गया था इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन में आपका जो है करों का भुगतान जो वो दिया गया था। तो देखिए करों का भुगतान ये जो आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, ये आपका 1906 में जो है सलीमुल्लाह के द्वारा जो वो किया गया था। तो 1906 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 2024 की बैठक है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये आपका 13-15 अक्टूबर को जो है ये आपका ऑनलाइन जो वो आयोजित किया गया था। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो बर्लिन जर्मनी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका थीम जो है यानी विषय जो ये क्या रहा था 2024 का। तो देखिए इसका जो विषय रहा था ना, वो आपका स्वस्थ विषय के लिए जो है विश्वास का निर्माण करना, ये जो आपका थीम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में जो अनुवाद है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए महाभारत को संस्कृत से तेलुगु में जो अनुवाद है ना, ये नन्नन्ने के द्वारा जो वो किया गया था। तो नन्नन्ने आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि महाभारत के जो रचयिता कौन है, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राजस्थान में पुष्कर अजमेर से जो है कौन सी नदी जो वो निकलती है। तो देखिए राजस्थान में पुष्कर अजमेर से जो है ये आपका लूनी नदी जो वो निकलता है। तो लूनी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लूनी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात कर ले, तो देखिए अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ियों से निकलने वाली ये जो आपका लूनी नदी है, और किस घाटी से ये आपका लूनी नदी निकलता है। तो देखिए लूनी नदी जो है ना, ये आपका पुष्कर घाटी से जो वो निकलता है। और ये जो आपका थार रेगिस्तान का जो है सबसे बड़ा नदी भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संपत्ति के अधिकार को किसके तहत जो वो हटाया गया था, यानी किस संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से जो वह हटा दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो है संशोधन के बारे में पूछा गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जब आपसे क्वेश्चन में ये रहा कि मूल संविधान में जो है आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी ना, ये आपका 7 था। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो ये वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार है। और वो 6 मौलिक अधिकार जो है मैंने आपको जिक्र कर चुका है। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ये आपका किस अनुच्छेद और किस भाग में किया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो किया गया है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकार को जो है यानी फंडामेंटल राइट्स को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन जो है जल में क्रिया करके जो है हाइड्रोक्साइड जो वो बनाता है। तो देखिए हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये आपका ठंडे पानी, इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जो आपका जल्दी से प्रतिक्रिया कर जो है ये आपके हाइड्रोक्साइड जो वो बनाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका एक्ट से आया था कि दिनेश कुमार बनाम किस राज्य से आपका एक्ट जो वो संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका दिनेश कुमार और ये जो है हरियाणा राज्य बनाम दिनेश कुमार जो है ये आपका 2008 एक्ट से जो ये आपका संबंधित है। तो अगर राज्य पूछा गया था तो हरियाणा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की
किसी भी सदस्य को हटाने या फिर निलंबित करने के बारे में जो जानकारी है ना, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो वो दिया गया है? तो देखिए यूपीएससी के किसी सदस्य को हटाने या निलंबित करने की जो जानकारी है ना, ये अनुच्छेद 317 में जो वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 317 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भी लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने या निलंबित करने का जो अधिकार होता है ना, ये किसके पास होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के पास जो वो होता है, और राष्ट्रपति के आदेश से किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो है उसके पद से जो वो हटाया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी से जुड़ी जानकारी संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर जो है 323 के तहत जो वो दी गई है, और इन अनुच्छेदों में जो है यूपीएससी की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य से जुड़ी जानकारी जो वो दी गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपके 26 सितंबर 1975 को जो है ये आपके किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये जो आपके प्रख्याति अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने और किस उद्देश्य से किया गया था? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये आपके 26 सितंबर 1975 को जो वो किया गया था। तो 26 सितंबर 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि मनरेगा से जो आपका फिर प्रश्न जो वो पूछा गया था कि मनरेगा योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में जो है किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो है कम से कम कितने दिन का रोजगार जो वो दिया जाता है? तो देखिए सबसे पहले आप मनरेगा का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होता है, और इसके तहत जो है इस योजना के तहत हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो है कम से कम 100 दिनों का रोजगार जो वो दिया जाता है, और इस रोजगार के लिए प्रतिदिन 220 रुपये के सांविधिक न्यूनतम मजदूरी भी जो वो दी जाती है। तो ऑप्शन में आपका 100 दिन दिया गया होगा, तो 100 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आदि पुराण की रचना ये जो है किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए आदि पुराण की जो रचना है ना, ये आपके दिगंबर साधु आचार्य जिनसेन के द्वारा जो वो किया गया था। तो दिगंबर साधु आचार्य जिनसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आदि पुराण की बात कर ले तो ये जो आपका जैन धर्म का जो है एक प्रसिद्ध पुराण है, और ये जो आपका आदि पुराण है ना, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया जो है एक काव्य भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिगंबर साधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का जो गठन है ना, इनमें किस पर सिफारिश करने के लिए जो वो किया गया था? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन ये जो है किस वर्ष में किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1990 में किया गया था, और इस समिति का जो गठन है ना, ये आपका चुनावी सुधार के लिए जो वो किया गया था। तो ऑप्शन 2 चुनावी सुधार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ना, ये कितने वर्षों का होता है? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो कार्यकाल है ना, इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये आपका 3 वर्षों का होता है। तो 3 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इनका जो कार्यकाल है ना, ये आपका पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होता है, और इसमें आपके कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अलावा जो है इसमें आपके उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य भी होते हैं, और इन सभी सदस्यों का भी जो कार्यकाल होता है ना, ये 3 वर्षों का ही होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि के संदर्भ में ये जो आपका बरानी शब्द होता है ना, ये किसको जो वो संदर्भित करता है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था, पहले ऑप्शन में सिंचित कृषि जो वो दिया गया था, सेकंड ऑप्शन जो आपका शुष्क कृषि दिया गया था, थर्ड ऑप्शन जो आपका वर्षा पर आधारित कृषि जो वो दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन जो है ना, ये आपका मिश्रित कृषि जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि के संदर्भ में ये जो आपका बरानी शब्द होता है ना, ये वर्षा पर आधारित कृषि को जो ये आपका संदर्भित जो वो करता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि गरुड़ 7 ये जो आपका वायु अभ्यास है ना, ये भारतीय वायुसेना और किन के मध्य जो ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गरुड़ 7 जो वायु अभ्यास है ना, ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल यानी FASF के मध्य जो है ये आपका आयोजित जो वो किया गया था। तो फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अभ्यास है ना, ये आपके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है और इस अभ्यास के जरिए दोनों देशों के बीच पेशेवर जो ये आपका बातचीत होता है और अनुभवों का जो ये आपका आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। इसके अलावा गरुड़ वायु अभ्यास से जुड़ी कुछ अन्य बातों को देख ले, जैसे कि गरुड़ वायु अभ्यास का जो पहला संस्करण है ना, यह आपका वर्ष 2003 में जो है ये आपके ग्वालियर FAS में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर गरुड़ वायु अभ्यास के दूसरे, चौथे और छठे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2005, 2010, 2019 में जो है ये आपका फ्रांस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर तीसरे और पांचवें संस्करण की बात कर ले तो ये आपका वर्ष 2006 और 2014 में जो है ये आपका क्रमशः क्लाईकुंडा और जोधपुर में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका अभ्यास है ना, ये आपका भारत और फ्रांस के 3 सेनाओं नियमित रूप से जो है रक्षा अभ्यास जो वो करती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विश्व धरोहर स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस यानी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के कोंकण क्षेत्र के गोवा राज्य में जो ये आपका स्थित है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है ना, जो कि आपका एक प्रतिष्ठित चर्च, एक तीर्थ स्थल है और इसे जो आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो मान्यता भी जो वो प्रदान किया गया है। तो गोवा राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है कौन जो वो शामिल होते हैं, यानी कौन सा सदस्य जो वो शामिल होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो ये आपके शामिल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जो है भारत के राष्ट्रपति जो है ये आपके किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से जो ये आपके चुने जाते हैं, यानी मैं आपको बता दूं कि आपके लोगों द्वारा जो वो नहीं चुने जाते हैं। ये जो आपके अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारत के संसद के निर्वाचित सदस्य और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो है आपके जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं ना, इनसे मिलकर जो है निर्वाचक मंडल के माध्यम से जो है ये आपके भारत के राष्ट्रपति जो वो चुने जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवाओं से शर्तों से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 318 जो है ये आपका लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवाओं के शर्तों से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अनुच्छेद 318 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन जो है ना आपके सेंसस से जो वो पूछे गए थे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, यहाँ पे राज्य ने यूटी के बारे में पूछा गया था। मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ पे यूटी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका पुडुचेरी रहा था। पुडुचेरी का जो आपका लिंगानुपात है ये आपका 1038 रहा था। तो और ऑप्शन में आपका पुडुचेरी दिया गया था, तो पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य की बात कर ले कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन रहा था, तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 1084 रहा था, लेकिन आपसे यूटी पूछा गया था, इसलिए पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था, यानी पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य जो वो पूछा गया था महिलाओं के कंपैरिजन में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पुरुष का पूछ ले या फिर महिलाओं का पूछ ले या फिर ओवरऑल पूछ ले, तीनों में ही जो आपका सबसे अधिक जो साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट है ना, ये ऑलमोस्ट आपका 94% रहा था, जहां पर पुरुष साक्षरता दर जो आपका 96% रहा था। इसलिए केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपका क्वेश्चन में यूटी दिया रहे तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिटरेसी रेट वाला जो यूटी रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका जो उत्तर लेंस से जो आपका डायग्राम से प्रश्न आया था कि आपका जो है कन्वेक्स लेंस का जो है आपके 4 डायग्राम जो वो दे दिए गए थे और 4 डायग्राम में से एक डायग्राम को जो है आपको जो वो करेक्ट बताना था। तो देखिए अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस के अगर डायग्राम की बात कर ले, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट पर सी रहता है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपका कन्वेक्स लेंस का डायग्राम होता है ना, ये आपका इस प्रकार से होता है और जब आपका ऑब्जेक्ट को जब सी पे रखा जाता है तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो अगर किसी भी ऑप्शन में आपका इस प्रकार से अगर आपका फिगर दिया गया होगा तो वही जो आपका जो वो सही डायग्राम होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है अस्पष्ट रूप से मिल पाए थे, जैसे कि आनुवांशिकी से जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा एक आपका जो है ताम्र पाषाण युग से भी जो है प्रश्न पूछा गया था, इससे भी एग्जैक्टली क्या प्रश्न था ये जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले भारत सरकार के कृषि मूल बीज से भी जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, इससे भी आपका एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।